बाद में चेंज कर लीजिएगा, पॉलिटी कर दीजिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आ गए हैं भाई, आ जाइए सभी लोग, आइए सभी लोग। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले कि आप लोगों को क्लास जो ज्योग्राफी का चलने वाला था, टाइम टेबल में थोड़ा चेंजिंग हुआ है, बदल गया है। तो ज्योग्राफी की जगह अब क्लास आपका चलेगा पॉलिटी का। पहचान ही रहे हमें, तो इस प्रकार से अब ज्योग्राफी का क्लास नहीं, उसके जगह पॉलिटी होगा। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो होगा नहीं। जयप्रकाश जी, हाँ हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और इस प्रकार से प्रशांत जी बोल रहे हैं पॉलिटी क्लास लगता है, बिल्कुल सही लग रहा आपको। तो ज्योग्राफी के जगह अब पॉलिटी का क्लास होगा। और इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सुबह किस किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किए हैं, जरा बता देंगे? एक्ट ऑफ 35, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन सा बताएंगे? एक्ट ऑफ 35, यूएस, ब्रिटिश, तीन ही कि और कुछ नहीं? बस इतना ही। तो सर ये क्लास पॉलिटी के सेक्शन में आएगा ना? हाँ बिल्कुल, पॉलिटी, मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो आपका टाइम टेबल ज्योग्राफी का था, बट ज्योग्राफी नहीं होगा। अच्छा, कनाडा जयप्रकाश जी पढ़ाना है। जयप्रकाश जी ये भी बता दीजिएगा अब तक कितना पढ़ाए हैं, क्या जो मैं बोल रहा हूं सही है? एक्ट ऑफ 35, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश, तीन ही पढ़ाए हैं कि और कुछ? तीन ही, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बस? कनाडा पढ़ाना है? चलिए कनाडा ही चलते हैं। तो ये होगा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ मानते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा के संविधान में सबसे पहले देखा जाए तो व्यवस्था है, क्या यही पढ़ाना है कि पढ़ा चुके हैं? अबिरल आप जरा बताइए, कोई बतावे। शुभम, क्या पढ़ा चुके हैं? कनाडा पढ़ा चुके हैं या पढ़ाना है? कोई वीडियो नहीं चल रही है, बाकी का तो चल रहा है। 35 यूएसए, ब्रिटिश, कनाडा कंप्लीट हो गया है, कनाडा भी। तो क्या पढ़ाना है? कनाडा के बाद चलते हैं, फिर कनाडा भी कंप्लीट हो गया है, हम लोग चलते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो कंप्लीट हुआ है इतना ही है, यूएसए, 35, ब्रिटिश और कनाडा, इतना कंप्लीटेड हुआ है। चलते हैं आयरिश, तो ये फिफ्थ होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। देखा जाए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान में व्यवस्था क्या? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक तत्व। समझेंगे राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या होता है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो थे, संविधान सभा के सदस्य जो थे, कनाडा में फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर ही हुआ है सर, बाकी नहीं हुआ है। अच्छा, शांतनु बोल रहे हैं कि कनाडा में फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर हुआ है सिर्फ, बाकी नहीं हुआ है। तो बाकी मैं बता दे रहा हूं, आइए देखिए। तो कनाडा में सिर्फ सोची हुई, अच्छा चलिए फेडरल, चलिए हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है कनाडा में, पहले कनाडा की ही बात करते हैं इसकी बाद में। तो आइए हम लोग कनाडा की पहले बात करें, उसके बाद में जो छूटा है उसकी बात करते हैं। कनाडा की बात करते हैं। देखिए, कनाडा में फेडरेशन विद द स्ट्रांग सेंटर के बाद होगा, ये होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट होगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। बाय द सेंटर। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। आइए देखा जाए ये क्या है। अच्छा, निरंजन देव जोधपुर से हैं, बोल रहे हैं कि सर क्लास ज्योग्राफी की थी। निरंजन जी, अभी मैंने बोला टाइम टेबल चेंज हो गया है किन्हीं कारणों से, कभी कभी होता है किसी टीचर का तबीयत खराब हो गया, जो भी आपका क्लास मिस ना हो, इसलिए वहां पर दूसरे टीचर, तो आपका टाइम नुकसान ना हो, तो इस कारण से जो भी परिस्थिति रही हो, चेंज करने का टाइम टेबल बदल गया है और ज्योग्राफी की जगह अब मैं पढ़ाऊंगा, यानी पॉलिटी। ठीक है, तो आइए हम लोग पॉलिटी की बात किया जाए। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। देखिए, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये बाई प्रेसिडेंट होता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ध्यान देंगे राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति इस मामले में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑथराइज है नियुक्ति के लिए। यानी किसी राज्य में गवर्नर कौन होगा, इस बात का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, केंद्र की सरकार, और केंद्र सरकार ये डिसीजन लेकर के रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस मामले में सिर्फ क्या करते हैं, राष्ट्रपति इस मामले में सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो वास्तव में किसी स्टेट का गवर्नर कौन होगा, ये निर्णय सेंटर को पावर है, सिर्फ सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं। तो रियली देखा जाए राज्यपाल नियुक्त करने का पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो कभी भी आपसे कमीशन क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में पूछा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, यह व्यवस्था किस कंट्री का व्यवस्था है, आपका जवाब होगा कनाडा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट होगा, ये होगा वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर। ये होगा वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना। केंद्र में पाया जाना।
आइए देखा जाए इसमें क्या व्यवस्था है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर। हमारे यहां जो व्यवस्था दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट की बात है। तो 3 लिस्ट की जो बात है, अच्छा निशांत जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर प्रेसिडेंट साइन नहीं करे तो। निशांत जी समझिए, आज के डेट में प्रेसिडेंट को जो व्यवस्था दिया गया है वो 42nd अमेंडमेंट से व्यवस्था था कि राष्ट्रपति बाउंडेड है, लेकिन 44 अमेंडमेंट से व्यवस्था किया गया कि किसी मामले में एक बार राष्ट्रपति लौट आएगा, दोबारा नहीं। तो मान लीजिए एक बार साइन नहीं किए, दोबारा गवर्नमेंट फिर रिकमेंड करेगी तो राष्ट्रपति बाध्य हैं सिग्नेचर करेंगे। समझ गए होंगे निशांत जी। और लोगों का भी विचार देख लें, सीएम एडवाइस जरूरी है क्या? ये निरंजन जी का विचार है। बिल्कुल नहीं निरंजन जी, आपके जो डाउट हैं बिल्कुल क्लियर रखिए। जब भी गवर्नर का नियुक्ति किसी स्टेट में होता है तो वहां राज्य के सीएम की एडवाइस, परामर्श, सलाह की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और लोगों का भी विचार, क्वेश्चन देख लें, यूटी में कौन होता है हेड? समझिए, देखिए प्रयास जी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूनियन टेरिटरीज में यूटी में एक हेड कौन होता है? यूटी जितने भी होते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर होते हैं। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज, केंद्र शासित प्रदेश कहे जाते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। इसलिए डायरेक्ट उसके नियंत्रण में केंद्र के फॉर्मल हेड कहा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ कमिश्नर। समझ गए होंगे। इसी प्रकार से प्यास जी का भी हो गया, विकास सिंह का भी हो गया। कोई बात नहीं सर। अच्छा चलिए अरुण जी, सबका हो गया, क्वेश्चन जवाब हो गया। अब हम लोग बातें चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे यहां पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के डेट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। 3 जो लिस्ट है, तीनों के विषय में मैं बातें कर चुका हूं। नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय यूनियन लिस्ट, स्टेट इंपॉर्टेंस के विषय स्टेट लिस्ट, और दोनों महत्व के विषय कॉन्करेंट में है। अब समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है आप समझ ही गए, स्टेट और दोनों को पावर है समझ गए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते वक्त विचार किए थे, अगर सारे मैटर, सारे विषय फिक्स कर दिया जाए किसी न किसी लिस्ट में, और कल को फ्यूचर में भारत सरकार के सामने कैसी मजबूरी परिस्थिति आवे, ये आज एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। तो माना कि कोई ऐसी परिस्थिति आई जिससे निपटने के लिए कुछ पावर, शक्ति की कुछ व्यवस्था की जरूरत है, और वो व्यवस्था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं फिक्स है, बट दूसरी बात है। तो ऐसे परिस्थिति में असेंबली के मेंबर समझ गए पूरे विश्व में, दुनिया में, वर्ल्ड में क्या होगा? बदनामी होगी भारत की। और बदनामी क्या होगा? बदनामी यह होगा कि जो आज फेस करने के लिए पावर, शक्ति चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर व्यवस्था दिए, इस तरह के मैटर, इस तरह के विषय जो यूनियन कॉन्करेंट, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट तीनों लिस्ट में नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने माना रेजिड्यूरी मैटर, रेजिड्यूरी पावर, यानी अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्ति। तो असेंबली के मेंबर ने माना ऐसे मैटर, ऐसे विषय या ऐसे पावर जो तीनों लिस्ट में से कहीं नहीं है, उसी को असेंबली के मेंबर ने नाम दिया रेजिड्यूरी मैटर या रेजिड्यूरी पावर। और इन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, राज्यों को नहीं। जैसे आप लोगों को बता दूं, कमीशन क्वेश्चन कैसे पूछा है। कमीशन एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा मैटर है जिसपे कानून बनाने, लॉ मेकिंग का पावर सिर्फ सेंटर को है। उसमें ऑप्शन दिया था फॉरेस्ट, बी ऑप्शन एजुकेशन, एंड सी ऑप्शन दिया था इस प्रकार से। सी ऑप्शन में दिया था रेजिड्यूरी मैटर, अवशिष्ट विषय। तो फॉरेस्ट का मतलब समझ ही गए, कॉन्करेंट का मैटर है, सेंटर स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। एजुकेशन दोनों बनाएंगे, सिर्फ एक मैटर है और ये है रेजिड्यूरी मैटर, इसमें सिर्फ कानून बनाने का पावर सेंटर को, स्टेट को नहीं। प्यास का विचार मैं देख लूं, कुछ क्वेश्चन है इनका। सर लक्ष्मीकांत जरूरी है फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो ये आप कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं प्यास? अगर हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता, अगर आप पीसीएस आईएएस देना चाहते हैं, आईएएस वगैरह,
तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, कोई बुरा किताब नहीं है, अच्छा है। कुछ जगह उनके मिस्टेक है, मैं क्लास लेते वक्त चर्चा कर दूंगा, और बाकी मामलों में किताब वो बुक कोई खराब नहीं है, आप पढ़िए, ठीक है। पीसीएस, आईएएस जो भी देना चाहते हैं, अच्छी बात है। आइए एक चीज और देख लें। अनुज त्रिपाठी का कहना है कि सर इन्फॉर्म तो कर दिया करें, कब कौन सी क्लास चलेगी। दरअसल अनुज जी, एक बात मैं बताऊं, क्लास सडनली चेंज हुआ है और कारण कई होते हैं। मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका टाइम नुकसान ना हो, दूसरे सब्जेक्ट के जगह दूसरे सब्जेक्ट हो गया, टाइम तो नुकसान आपका नहीं हुआ। तो चेंज होना एक परिस्थिति विशेष में ही होता है, ऐसे जानबूझकर नहीं। तो प्लीज अनुज जी, आप इसको अन्यथा न समझें। कुछ मजबूरियां, परिस्थिति रही होगी जो टाइम टेबल चेंज हुआ। आइए, और क्लास में हम आ गए, इंफॉर्मेशन हो ही गया। ऐसा भी नहीं है कि आपको राइटिंग करना है, दूसरा कॉपी लाए हैं तो ज्योग्राफी का कॉपी लाए हैं, पॉलिटी का नहीं लाए हैं, ये तो वीडियो देखना है। अनुज, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। चले हम आ जाइए। तो इस प्रकार से अवशिष्ट विषय क्या होता है आप समझ गए, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बातें हैं। ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आइए देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 143। अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है एडवाइज करने का, और ये एडवाइज देता है किसको? प्रेसिडेंट को। सबसे पहले हम लोग ये देख लें किस तरह से ये प्रोसीजर है। देखिए, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात हो, कोई लॉ का मैटर है, कोई मान लीजिए लॉ का मैटर है, कानून का विषय है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉ के मैटर पर, कानूनी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज परामर्श चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज है, राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगी। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को इन्होंने सिफारिश किया, अनुशंसा किया। अब राष्ट्रपति एडवाइज परामर्श मांगेंगे, किससे मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। और इस अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है, परामर्श देगा। तो परामर्श राष्ट्रपति को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके एडवाइस परामर्श मानने के लिए बाउंड नहीं है, उसकी मर्जी, चाहे तो परामर्श माने या ना माने, बाउंडेड नहीं है। समझिएगा क्वेश्चन, सीपीयू में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीएफ में भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए। 4 आर्टिकल ऑप्शन में दिया था, किस आर्टिकल में? आपका जवाब 143। यही क्वेश्चन पूछा है राजस्थान पीसीएस में, और ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी में दूसरे ढंग से पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एडवाइजरी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को जो है, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्टेड है? अब आपका जवाब होगा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आप समझ गए, चाहे जैसे भी पूछे आप क्लियर है, जवाब दे लेंगे। तो सीपीयू में भी आर्टिकल पूछा गया है, पीसीएस में आर्टिकल नहीं, इसका फीचर पूछा गया है, तो जैसे भी पूछे जवाब दे सकते हैं। प्यास का विचार देख लें। सर, इन लास्ट क्लास यू सेड यूनियन हैज मोर पावर, बट इन रिसेंटली अरेस्ट ऑफ सीबीआई ऑफिसर इन बंगाल सोन मोर ऑफ स्टेट। समझ लीजिए प्यास, ध्यान दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, मैंने बताया था, स्टेट को पावर नहीं, स्टेट को कम पावर है। लेकिन सीबीआई को जो बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, कोई भी स्टेट को ऐसा पावर नहीं है। बंगाल की गवर्नमेंट जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज नहीं है, संविधान के द्वारा पावर नहीं है। हम तो संवैधानिक पावर पढ़ाए,
संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए अगर कोई करता है तो आप समझ लीजिए हमारे संविधान में नहीं व्यवस्था, हमारे संविधान में नहीं व्यवस्था है कि स्टेट कोई स्ट्रांग हो और सेंटर यूनियन कमजोर हो, बिल्कुल नहीं। यूनियन को स्ट्रांग बनाया गया है और कई सबूत भी मैंने दिया था, एविडेंस आपको दिया था। इसलिए बंगाल की गवर्नमेंट ने जो किया वो पूरी तरह से गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और बंगाल गवर्नमेंट को पनिशमेंट भी देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मामलों में गलत होते हैं, जस का तस रह जाता है। आप याद कीजिए एक समय था जेएनयू में अनेक तरह से राष्ट्रीयता के अगेंस्ट एंटी नेशन आवाज उठाया गया, लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं, बाद में केस चला कोर्ट में, अभी चल ही रहा है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि जेएनयू या किसी पब्लिक प्लेस, किसी सरकारी स्थल पर एंटी नेशन आवाज उठे और माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली उचित है, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत होते हैं और बंगाल की सरकार ने भी जो किया वो गलत किया। कभी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के एजेंसी को वो अरेस्ट करे, सीबीसी हो, सीबीआई हो, एनआईए, आईबी, किसी को अरेस्ट करें, ऐसा उनको पावर नहीं है। उन्होंने जो काम किया कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं किया, वो गलत किए। आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आप कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और इसके बाद हम बातें करेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान में व्यवस्था है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। समझेंगे। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो निदेशक तत्व की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, इन्होंने बहुत डेप्थ थिंकिंग किया, बहुत गहन विचार किया। और ये गहन विचार किस पर किया? इन्होंने विचार किया, काफी डेप्थ विचार किया कि इंडिया उस समय पुअर, काफी गरीब थी, एजुकेशन अनेक मामलों में बहुत पुअर थी। तो असेंबली के मेंबर ने सोचा कि हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो भुखमरी, गरीबी की शिकार है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो अशिक्षित, अनएजुकेटेड है। तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग बनाया कि फ्यूचर का इंडिया एक रिच इंडिया हो, पावरफुल, संपन्न भारत। और इसके लिए उन्होंने सोचा ऐसे हमारा इंडिया पावरफुल और रिच, संपन्न नहीं होगा। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल तैयार किए और एक एक प्रिंसिपल को एक एक आर्टिकल में मेंशन कर दिए और इस प्रिंसिपल को सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि आप इनको इंप्लीमेंट, लागू करके और देश की जनता को आगे बढ़ाइए। तो प्रिंसिपल जो डायरेक्टिव के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, इसलिए इसको नाम दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन आज भी देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डायरेक्टिव मिला, ये जो भी पॉलिटिशियन रहे ईमानदारी से काम नहीं किए, इसलिए आज भी देखा जाए तो हमारे इंडिया में कहा जाएगा पॉवर्टी लाइन आज भी है और पॉवर्टी लाइन के नीचे करोड़ों पब्लिक रहती है विभिन्न राज्यों में। इस प्रकार से इंडिया आज भी डेवलपिंग है, यानी प्रिंसिपल खराब नहीं है, बट जिनको डायरेक्शन दिया गया वो ईमानदारी से काम नहीं किए और इसलिए आज भी हमारी इंडिया डेवलपिंग है। तो इस प्रकार से आप लोगों के विचार भी थोड़ा देख लें। प्यास दुबे लिख रहे हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री भी आप पढ़ा दीजिएगा। नहीं प्यास जी, आप चिंता न कीजिए, हिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से सारे सेक्शन को पढ़ाया जाएगा, डोंट माइंड, कोई इसका टेंशन नहीं लेना है। और हिस्ट्री का भी क्लास जल्दी ही लगेगा। जो आप लोग परेशान हैं हिस्ट्री के लिए, चिंता मत कीजिए, टीचर उसके हमारे यहाँ हैं और सेपरेट टीचर आपको पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हमारे सेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो पूछते चलिए, सीखते चलिए, ठीक है। आइए और इसी के साथ अब हम लोग यहां आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट बातें देखें। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आगे व्यवस्था दिया गया है, यह है मेथड ऑफ इलेक्शन। यह है मेथड ऑफ इलेक्शन। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति समझेंगे ये क्या होता है। देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है। दरअसल राष्ट्रपति के इलेक्शन, उनके निर्वाचन की जो मेथड है, पद्धति है, वो इस प्रकार से एक इलेक्टोरल बोर्ड इनके लिए बनाया गया है और ये होता है इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर नेक्स्ट है, सेकेंड है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और थर्ड है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इन्होंने
ये जो व्यवस्था दिया असेंबली के मेंबर, ये मेंबर हैं इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर, और वोटिंग जो करेंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, एक वोट को प्रेफरेंस बेसिस पर बांटेंगे, इसलिए कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। और जब राष्ट्रपति में पढ़ाऊंगा तो ओरली नहीं, चार्ट में दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है, कमीशन आपसे प्रश्न करेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से अडॉप्टेड, आपका जवाब होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, सुदर्शन जी का क्वेश्चन है, एडवाइजरी जुडिक्शन वर्सेस जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, समझिए। एडवाइजरी जुडिक्शन तो अभी मैं बताया हूं, जुडिशियल रिव्यू समझिए। जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बता चुका हूं, गवर्नमेंट कोई भी लॉ मेकिंग करती है, वह लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं समझते हम आप, तो कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। और जुडिशरी रिव्यू करके समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं है, तो उसको कैंसिल कर देगी, समझ गए। और एडवाइजरी जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ परामर्श मांगती है केंद्र सरकार, बस यही अंतर है। जुडिशियल रिव्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि केंद्र सरकार जो लॉ मेकिंग की है, राज्य सरकार, वो गलत है या सही, यह है जुडिशियल रिव्यू। और एडवाइजरी जुडिक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट परामर्श मांगती है केंद्र सुप्रीम कोर्ट से। दोनों में अंतर समझ गए सुदर्शन, बिल्कुल क्लियर। फिर से बता दूं, एडवाइजरी जुडिक्शन में केंद्र सरकार परामर्श मांगती है सुप्रीम कोर्ट से, और जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट को पावर है किसी लॉ को डिसाइड करने का, रिव्यू करके गलत है या सही, बिल्कुल क्लियर है। अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं। तो अमन बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ हिंदी में मिलेगा क्या? हिंदी में तो पीडीएफ दिए हैं अमन, हिंदी में पीडीएफ दे चुके हैं। अगर आपको ना मिला हो तो ध्यान दीजिए, जहां आपको लेक्चर जहां मिलता है वहीं बगल में पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों का, तो आप हिंदी का पीडीएफ ले लीजिए वहीं जहां लेक्चर आपको मिलता है। आप समझ गए होंगे। उसी के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से व्यवस्था है, यह है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा समझेंगे आप लोग। हिंदी होगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन देखा जाए, इसमें क्या व्यवस्था है। देखिए आज के डेट में आप लोग देखेंगे, ये काफी लोग जानते भी होंगे, राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हैं? 245। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 245, और 245 जो कुल मेंबर हैं, इनमें से 233 मेंबर निर्वाचित हैं, यानी इलेक्टेड है। शेष कितने? 12 हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। अब कमीशन आप लोगों से प्रश्न करेगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के जो 12 मेंबर बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड है, राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्टेड है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से व्यवस्था लिया गया है? आपका जवाब होगा यही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान मनोनीत। और कुछ लोगों का विचार भी मैं देख लूं, ये दिए हैं जयप्रकाश जी, सर कोई अच्छी बुक बता दीजिए पॉलिटी का। जयप्रकाश जी कौन सा एग्जाम देना है पहले ये बताइए, और उसके बाद मैं बता दूंगा। एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना ठीक होता है, तो आप पहले बताइएगा, फिर मैं चर्चा कर दूंगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे। इसी के साथ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेक्स्ट बातें करेंगे। और नेक्स्ट होगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑस्ट्रेलिया का संविधान? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया। इसमें जो व्यवस्था दिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अच्छा, यूपीएससी के लिए अगर आप चाहते हैं और पीटी मेंस दोनों देना है, तो दोनों अगर देना है तो ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो एक और बुक ले सकते हैं डीडी बासु, और अगर हिंदी मीडियम है तो एम लक्ष्मीकांत और ब्रजकिशोर शर्मा। पीटी मेंस दोनों के लिए, प्लस क्लास कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा, अगर क्लास नहीं कर रहे हैं तो इन बुक को समझने में आपको बहुत लंबा समय और उतना बेनिफिट लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो सेल्फ समझने में आपको दिक्कत होंगे। क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो बड़े आसानी से आप पीसीएस भी, आईएएस भी आसानी से करेंगे, आप जल्दी कवर करेंगे सब। तो इसी के साथ हम टॉपिक पर चलते हैं। आप समझदार हैं, समझ गए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था लिया गया है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखिए, आप लोगों को 3 लिस्ट बता चुके हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट। उसमें एक लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो आपसे कमीशन ये क्वेश्चन करेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट कहां की व्यवस्था है, आपका जवाब यही होगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब हम लोग बातें करेंगे यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में क्या है, अब इस पर बातें करेंगे। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची की बात हम लोग करें तो आप समझ ही गए होंगे, 3 लिस्ट है, उसमें से लास्ट लिस्ट यही है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें दोनों महत्व के विषय होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस और स्टेट दोनों। और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर कानून बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट दोनों को है। दोनों में अगर डिस्प्यूट विवाद हो गया तो सेंटर के द्वारा मेकिंग लॉ वैलिड होगा और स्टेट के द्वारा मेकिंग लॉ कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। आइए अब आगे बातें करेंगे। यहां से व्यवस्था एक चीज और किया गया है, यहां से हमारे संविधान में व्यवस्था है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस of the parliament। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समझेंगे इसको। देखिए, जब कभी भी कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई साधारण विधेयक है, और माना कि लोकसभा से पास हो गया, अच्छा, ये विद्या लक्ष्मी का एक कहना है कि, और तो ध्यान दीजिए, लक्ष्मीकांत के अलावे डी बासु जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, डी बासु। लेकिन मेंस की राइटिंग की बात है, बहुत सारी बातें जो बुक्स नहीं, बाद में हम लोग क्लास के बाद बात कर लेंगे। नंबर आप लोगों को दे ही चुके हैं, तो अगर बात करना हो तो 9 PM के बाद, रात्रि को 9 के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। क्लास से प्लीज चलने दें, क्योंकि ये सारी बातें कि मेंस में कैसे क्या करें, पीटी में कैसे, कौन कौन बुक, ये अलग से हम लोग बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बुक मैंने बता दिया, और ये बुक है डी बासु। जो एक और बुक, एक तो मैंने कहा एम लक्ष्मीकांत, ये एम लक्ष्मीकांत, और ये फर्स्ट सेकंड राइटर
का ये डीडी वासु, ये बहुत बड़े विद्वान, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस, आज डेथ हो गया, आज रहे भी नहीं, तो आप समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइंट सीटिंग की बातें करते हैं। बुक का राइटर तो हो गया, आप समझ ही गए। तो हम लोग बातें करते हैं डीडी वासु, सॉरी डीडी वासु कर रहे हैं। ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108। वेरी गुड अरुण चौधरी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खोसी हमको आपने दिया। ये 108 बिल्कुल सही लिखा। तो ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था आर्टिकल 108 में ये है, आर्टिकल 108 अंडर दिस व्यवस्था है ज्वाइंट सीटिंग। देखिए, ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत कब होती? जब मान लीजिए ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, सपोर्ट कर लीजिए बिल यहां से पास होकर यहां आया, जो भी व्यवस्था करके यहां से यहां भेजा गया उससे ये सहमत नहीं है, विरोध कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, डिस्प्यूट, विवाद होने का पहला ग्राउंड। अगर इन्होंने इस बिल में चेंज कर दिया कुछ संशोधन और उससे यह सहमत नहीं है, तो नंबर फर्स्ट हो गया डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होने का तीसरा ग्राउंड क्या है? अगर इस बिल को राज्यसभा ने अपने हाउस में अब 6 मंथ डिले किया, तो 6 महीना से ज्यादा अगर इन्होंने रोक लिया तो हो गया डिस्प्यूट। ऐसे परिस्थिति में ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अंडर आर्टिकल 108 ज्वाइंट सीटिंग है। तो कमीशन आपसे पूछेगा कि ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से अडॉप्टेड है? जवाब होगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की व्यवस्था है। प्रीएम्बल के जो मेन थीम है, मुख्य उसकी फीचर विशेषता, आपसे पूछा गया कि मुख्य विशेषताएं जो प्रस्तावना का है, मेन फीचर ऑफ प्रीएम्बल, ये कहां की व्यवस्था है? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह पूछा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो वर्डिंग है प्रीएम्बल का, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना की शब्दावली है, यह कहां से लिया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? यूएस से। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की जो वर्डिंग है, प्रस्तावना की शब्दावली है, अगर पूछा गया कहां से, तो आपका जवाब होगा यूएस से। और मेन थीम ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर ऑफ प्रीएम्बल पूछा गया तो जवाब यूएस से नहीं, ऑस्ट्रेलिया। और यूपीपीसी 4-5 साल पहले ही एक क्वेश्चन किया है ऑस्ट्रेलिया वाला, यानी मेन फीचर ऑफ प्रीएम्बल कहां की विशेषता कहां की है? तो आपका जवाब ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्वेश्चन पूछता है। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बातें करें। नेक्स्ट हम लोग बातें करें, नेक्स्ट होगा, यह होगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, देखिए फ्रांस की संविधान की व्यवस्था है ये रिपब्लिक, यानी गणतंत्रात्मक। रिपब्लिक से मीनिंग होता है किसी कंट्री का सुप्रीम पोस्ट अगर इलेक्टेड निर्वाचित है तो उस कंट्री की व्यवस्था को कहा जाएगा रिपब्लिक। अच्छा, गौरव का यह कहना है कि सर ज्वाइंट सीटिंग प्रेसिडेंट बुलाते हैं। गौरव, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो ज्वाइंट सीटिंग की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, लेकिन स्वयं से पावर राष्ट्रपति को नहीं है। आपने पूछा क्वेश्चन तो मैं बता दूं, जब कभी भी किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो ऐसे परिस्थिति में इंडिया गवर्नमेंट रिकमेंड करती है ऑन पेपर, और फिर राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग कॉल करते हैं, बुलाते हैं। इस ज्वाइंट सीटिंग का हेड होता है स्पीकर, और अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो भी एब्सेंट है तो यानी मेंबर इलेक्टेड बाय प्रेजेंट मेंबर। तो इस तरह से इसकी हायरार्की है। ज्वाइंट सीटिंग होगा, पास करके बिल कानून बनेगा। और जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा,
कब पहली ज्वाइंट सीटिंग, क्यों, दूसरी, तीसरी, किस बिल पर, पूरी हिस्ट्री। आज सोर्सेस पढ़ा रहा हूं, इसलिए गौरव जी मैंने ब्रीफली बताया और आप समझ गए होंगे। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है, आपका जवाब यही होगा, प्रेसिडेंट। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड के ऐसा कंट्री जिसका सुप्रीम पोस्ट इलेक्टेड हो, उसी कंट्री को वर्ल्ड में स्टेटस होता है रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक होने का। और वर्ल्ड का ऐसा कंट्री जिसका सुप्रीम पोस्ट हेरिडिटरी, आनुवंशिक है, उसको कहा जाता है मोनार्की, यानी वह रिपब्लिक नहीं है। अब जानते होंगे दुनिया का एक देश ब्रिटेन लंबे समय तक हमारे ऊपर कंट्रोल रोल किया, लेकिन आज भी उसका सुप्रीम पोस्ट, सर्वोच्च पद हेरिडिटरी, आनुवंशिक है, राजा या रानी। इसलिए आज भी ब्रिटेन को यह स्टेटस नहीं है, बट इंडिया को यह स्टेटस है, क्योंकि आफ्टर फ्रीडम हमारे देश के संविधान में व्यवस्था अंडर आर्टिकल 52 सुप्रीम पोस्ट है प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था है निर्वाचित, इलेक्टेड। इसलिए हमारी कंट्री को स्टेटस है रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक होने का। तो नीतीश से कह रहे हैं कि अमन सर की क्लास में सर आपका क्लास। हाँ भाई नीतीश सही कह रहे हैं, एक क्लास ज्योग्राफी का था और फिर टाइम टेबल चेंज हो गया, मेरा क्लास हो गया। तो हितेश लगता है आप देर से क्लास कर रहे हैं, देर से आए हैं, बहुत पहले ये सब कहानी हो चुका है। तो ये क्लास अमन सर का था ज्योग्राफी का, बट मेरा हो गया, टाइम टेबल चेंज हो गया किन्हीं कारण से। आइए हितेश हम लोग आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से यहां से कुछ और बातें, यहां से देखा जाए तो ये यहां पर व्यवस्था है द आइडियल ऑफ, यहां से व्यवस्था है द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो इस प्रकार से समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो आदर्श हमारे प्रियम्बल में है, वहीं से ये भी ले गया। देखिए हमारे देश के संविधान में स्वतंत्रता की भी बात की गई और इक्वलिटी, समानता की भी। अब जानते होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भाईचारे, बंधुत्व की भी बात की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 51 आर्टिकल में कहा गया है, उसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इससे प्रूफ होता है कि हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमन चैन शांति की बात की गई है। भाईचारे का मैसेज हमारा संविधान देता है और इसीलिए हमारे संविधान का मैसेज ये माना गया है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार माना गया। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था यहीं से है। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे फ्रेंच के बाद हम लोग बातें करेंगे, ये होगा, ये नेक्स्ट होगा और ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये सुदर्शन का बहुत बड़ा कमेंट है भाई, थोड़ा पढ़ लिया जाए। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज चेक माई डाउट सेंड ऑन योर व्हाट्सएप टुडे एगो इफ यू हैव गॉट सम फ्री टाइम। हाँ, इधर 2 दिन से मैं व्यस्त चल रहा हूं। सुदर्शन क्या रियली हमारे व्हाट्सएप पर भेजे हैं? अगर भेजे हो तो यस और नहीं तो नो। क्या भेजे हैं डाउट? हमारे व्हाट्सएप पर अगर भेजे हो तो आज देख लेंगे। सुदर्शन अगर भेजे हो तो यस सुदर्शन, और नहीं भेजे हो तो कोई बात नहीं। नहीं भेजे हैं। चलिए बोलिए, कोई डाउट हो तो यहीं पूछ लीजिए, हम बता देंगे। नहीं तो चलिए सुदर्शन देखिए, कोई डाउट हो तो आप भेज दीजिए, अभी यहीं दे दीजिए कमेंट में, हम बता देंगे।
या नहीं तो बाद में चाहते हैं तो हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और किसी का तो कोई क्वेश्चन है नहीं, इट्स फंडामेंटल ड्यूटीज, पापी मिश्रा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से व्यवस्था नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य की जो बात की गई है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आपके यहां नहीं था। आपके देश में संविधान सभा के सदस्य जो संविधान निर्माण का काम कर रहे थे, उन लोगों ने ये व्यवस्था नहीं दिया। बट आपके कंट्री में इंदिरा जी की सरकार थी, और इंदिरा जी ने इस पर विचार करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की चेयरमैनशिप में कमेटी सेटअप की। और सरदार स्वर्ण सिंह के चेयरमैनशिप में सरकार ने जो कमेटी सेटअप किया, इस कमेटी को जिम्मेदारी दिया कि आप स्टडी करके हमारे गवर्नमेंट को सजेस्ट कीजिए कि ड्यूटीज की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया जाए, क्या क्या बातें हों। इन्होंने स्टडी किया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने, और अपने रिपोर्ट में दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था सेपरेट संविधान में होनी चाहिए। ऑलरेडी जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इंक्लूड ना हो, और सेपरेट आर्टिकल भी हो, किसी आर्टिकल में नहीं। इसलिए इन्होंने भारतीय संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं दिया, सेपरेट करने के लिए पार्ट 4 एक कर दिया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अंतिम आर्टिकल है 51, उसमें नहीं किया, सेपरेट करने के लिए ए जोड़ दिया 51A। और अबिरल ने बिल्कुल सही लिखा है 51A सही है। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था दिया। और अटल जी की सरकार ने एक और ड्यूटीज की व्यवस्था कर दिया। अब तक 10 थे, 2002 86 अमेंडमेंट से 11 कर दिया। लेकिन जब ड्यूटीज में पढ़ाऊंगा डिटेल इस पर डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस इतना जानिए, एसएससी कमीशन आपसे क्वेश्चन कर चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज का व्यवस्था जो किया गया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर इंडिया गवर्नमेंट ने काम किया। आपका जवाब है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे हम लोग बातें करते हैं। आगे दिया गया है द आइडियल ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में आइडियल की बात की गई है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस। देखिए सही मायने में कहा जाए तो असेंबली के मेंबर जो जस्टिस की बात की हैं, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस, अगर इतने जस्टिस की बात हो जाए तो कुछ बचा ही नहीं, हमारा समाज हमारा देश बहुत आगे होता। लेकिन सही मायने में कहा जाए संविधान में व्यवस्था दिया गया है, लेकिन आज भी यह सब जस्टिस की कमी है। आज हमारे सोसाइटी में देख रहे हैं, आज गरीब लोगों के साथ अमीर लोग, कई बाहुबली टाइप के लोग बहुत बड़े अत्याचार करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात देखा जाए यह भी नहीं। आप महिलाओं को देखते होंगे, बड़े बड़े नेता बोलते हैं मेरी माताओं बहनों, आप महिलाओं, हमारी सरकार बनी तो महिला सशक्तिकरण एक करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप बताइए, कोई भी पार्टी जितना पुरुष को टिकट देती है उतना ही टिकट महिलाओं को देती है, उसका 1/4 10वां भाग भी देती है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल जस्टिस भी नहीं है। अब रही बात इकोनॉमिकल जस्टिस, तो इकोनॉमिकल जस्टिस का मीनिंग होता है इकोनॉमिकल बेसिस पर भेदभाव को रोकना, यानी भेदभाव न हो। लेकिन आज भी देखते होंगे इकोनॉमिकल बेसिस पर काफी भेदभाव, गरीब अमीर के बिटवीन बड़े भेदभाव होते हैं। तो कहा जाएगा कि यह सिर्फ एक आइडियल रूप में है, हमारे समाज में आज भी कमी है, संविधान में सिर्फ है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, यह होगा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का संविधान। एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के संविधान से व्यवस्था दिया गया है इमरजेंसी। समझेंगे, इमरजेंसी से जो व्यवस्था संबंधित है, आज के डेट में हमारे देश के संविधान में 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, यानी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंटल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 352।
प्रेसिडेंट रूल की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 360। तो आपसे पूछा जाएगा ये व्यवस्था कहां से है, अब आपके पास इस बात की जवाब है। और इसी के साथ देखा जाए तो नेक्स्ट व्यवस्था दिया गया है, ये है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें व्यवस्था दिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका हिंदी होगा, समझेंगे। दरअसल देखा जाए तो हमारे यहां जो भी प्रोसीजर तैयार होते हैं, प्रक्रियाएं, एज ए पर्सन कोई व्यक्ति कितना ही बड़े पोस्ट पर हो उसको प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने का पावर नहीं। हमारे संविधान में व्यवस्था दिया गया है कोई भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश होगा बाय लॉ, यानी कानून बनाकर। और आप जानते होंगे कानून बनाने, लॉ मेकिंग के लिए सेंटर बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। तो इस प्रकार से प्रोसीजर कोई भी बनता है पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग करके, और गवर्नमेंट हमारी डायरेक्शन देती है अपने ऑफिसर को उस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने का। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बड़े से बड़े कोई पोस्ट पर हो और मनमाना प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर ले अपने डिपार्टमेंट के लिए। आपके संविधान में व्यवस्था नहीं। और पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग करके प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने का जो पावर संविधान दिया है, इसी को कहा गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बट पूछा जाएगा ये किस देश के संविधान से व्यवस्था है अडॉप्टेड? आपका जवाब यही होगा, जापान का संविधान, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह से देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सभी कुछ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अनुसूचियां। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियां। समझा जाए ये क्या है। स्वाति ये बोल रही हैं कि सर रेलवे एसएससी के लिए भी बुक बताएं। जरूरत ही नहीं है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो सीडीएस, सीएपीएफ, पीसीएस के लिए भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास जो लोग कर रहे हैं इससे बाहर पूछेगा नहीं। जितना मैं पढ़ाता हूं इससे बाहर सीडीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता, सीएपीएफ में, पीसीएस भी कर जा रहे हैं। हमारे यहां से जो बैचेज हम पढ़ाए हैं, पिछली बार अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म किए, उनको मेंस भी देने को मिलेगा, पीटी पक्का क्वालिफाई होंगे, जबकि कोई बुक्स नहीं, सिर्फ क्लास ही स्टडी किए थे। तो इस तरह से आईएएस वगैरह जब देना हो उस लेवल का, तभी एक्स्ट्रा थोड़ा जरूरत होगा आपको, ये सब एग्जाम के लिए नहीं। और एसएससी, रेलवे में तो सोचिए ही नहीं, बहुत छोटा एग्जाम है जो आप क्लास कर रहे हैं, इससे काफी बड़े लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज स्वाति, आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की, एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लास कीजिए, नोट्स जो मैंने दिया है पीडीएफ में रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। डोंट माइंड, कोई टेंशन, डोंट टेंशन। आगे चलिए। और इसी प्रकार से देखा जाए तो इसके बाद हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं, अच्छा साउथ अफ्रीका अभी बाकी रह गया, उनकी बातें करते हैं। आप लोगों से बातचीत में भी हम मिस कर गए। आइए देखा जाए, ये साउथ अफ्रीका की बातें बाकी रह गया, यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से व्यवस्था है ये
इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आइए देखा जाए, हिंदी होगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या व्यवस्था है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सोच लें। तो साउथ अफ्रीका के संविधान में जो व्यवस्था किया गया है, मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 245। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, इस 245 में से 233 मेंबर होते हैं इलेक्टेड, हिंदी में आप बोलेंगे निर्वाचित, और शेष यानी 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। आप लोग जरा ध्यान दीजिए, 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड हैं बाय प्रेसिडेंट, इनको ध्यान में रखना है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर पूछा गया कि 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेटेड हैं वो कहां से व्यवस्था है, आपका जवाब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। लेकिन आपसे यह पूछा गया कि 233 मेंबर जो राज्यसभा के निर्वाचित हैं, इलेक्टेड है, यह व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य साउथ अफ्रीका, मनोनीत आयरलैंड। यहां आपको कंफ्यूज भी करता है कमीशन, जब भी पूछा 12 मेंबर नॉमिनेटेड कहां से हैं, तो साउथ अफ्रीका, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देगा, और पूछा है नॉमिनेटेड, आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं साउथ अफ्रीका। पूछा है इलेक्टेड, सेलेक्ट कर लेते हैं आयरिश। ये चालाकी रखना है, बड़ी संख्या इलेक्टेड साउथ अफ्रीका और छोटी आयरलैंड। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे, और नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आइए देखा जाए ये क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल 368। अंडर दिस आर्टिकल कुछ लोग लिखे भी हैं, जैसे विद्या लक्ष्मी ने लिखा है, अच्छी बात है, खुशी होता है हमें देखकर कि आप लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस है और पढ़े हैं, जानकारी भी है। तो आइए देखा जाए, तो इस प्रकार से अंडर आर्टिकल 368 व्यवस्था है संविधान में संशोधन। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने विचार किया। इन्होंने विचार किया कि जो भी व्यवस्था है हम लोग फिक्स कर दें, और फ्यूचर में कोई नई व्यवस्था की जरूरत हो तब तो ऑल ओवर वर्ल्ड में निंदा होगा कि भारत का संविधान फेल हो गया। इसलिए उन्होंने व्यवस्था दिया कि समय परिस्थिति आने पर जब कोई नई व्यवस्था की जरूरत है, न्यू चेंजिंग, तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके नई व्यवस्था दे सके। और इसीलिए एक आर्टिकल का क्रिएशन उन्होंने किया 368, और अंडर दिस आर्टिकल इन्होंने व्यवस्था दिया इसमें अमेंडमेंट करने का। यानी असेंबली के मेंबर समझ गए, माना कि जो भी व्यवस्था है संविधान में मेंशन फिक्स है, और कुछ ऐसी नई व्यवस्था जो फ्यूचर में जरूरत होती है और हम न दे सकें तो वर्ल्ड में निंदा होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, भारत का संविधान फेल हो गया। तो इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट की व्यवस्था दिया कि जब अमेंडमेंट की व्यवस्था होगी तो गवर्नमेंट को जब जैसी जरूरत होगी अमेंडमेंट करके न्यू व्यवस्था देती जाएगी। और जब इस तरह से होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज अपडेटेड रहेगा, कभी भी हमारा संविधान फेल नहीं होगा। और यह व्यवस्था अमेंडमेंट करने की एडॉप्टेड कहां से है, आपका जवाब होगा साउथ अफ्रीका। तो आइए, यह भी हो गया। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे शेड्यूल्स, अनुसूचियां।
तो इस प्रकार से छूट गया था, आप लोगों के कमेंट पढ़ते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग बातें करेंगे शेड्यूल्स। संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखा जाए इसमें क्या व्यवस्था है। इसमें सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे क्रम से सभी शेड्यूल। ये होगा फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। फर्स्ट शेड्यूल में व्यवस्था है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण यह दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल। भारत के देख रहे हैं इतने सारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, इन सभी का डिस्क्रिप्शन विवरण अगर पूछा गया किसमें मेंशन है, किसमें उल्लेख है, आपका जवाब होगा यही। तो इस तरह से देखा जाए इतने सारे राज्य और उनके टेरिटरीज का आपसे पूछेगा कि इनका डिस्क्रिप्शन विवरण किसमें है, आपका ऑप्शन यही होगा। और इसी तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट होगा सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। इसमें क्या व्यवस्था है देखा जाए तो यह है सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची। और सेकेंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में व्यवस्था है ये सेकेंड शेड्यूल में सैलरी और वेतन की व्यवस्था, सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यानी ये इसमें जो व्यवस्था दिया गया है हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनकी सैलरी सुविधाओं की व्यवस्था है। जैसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर हैं, दोनों हाउसेस के हेड हैं, इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, राज्यों के गवर्नर हैं, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं इनके वेतन सुविधाओं की बातें अगर पूछा गया किसमें मेंशन है तो आपका जवाब यही शेड्यूल है। और इसके बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, ये होगा थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दिया गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स फॉर मेन पोस्ट। मुख्य पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रारूप। मुख्य पद से मतलब क्या है, आपको अभी मैंने कुछ पद की बात किया जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और इसी प्रकार से दोनों हाउसेस के मेंबर, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पोस्ट हैं जिनके वो शपथ की बात की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके वो शपथ की व्यवस्था मेंशन है, इसमें से किसमें, आपका जवाब क्या होगा, यही होगा ये थर्ड शेड्यूल। लेकिन ध्यान दीजिएगा ओथ की जो व्यवस्था दी गई है, ओथ की जो व्यवस्था दी गई है वो इस तरह से, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए व्यवस्था अलग, यानी जो भी प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने की व्यवस्था है सेम वही वर्डिंग शब्दावली वही ओथ लोकसभा के मेंबर नहीं, और जो लोकसभा के मेंबर ओथ लेता है वही गवर्नर नहीं, अलग अलग। तो इसी को कहा गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ। और आप ध्यान दिए होंगे ये लोग जो ओथ लेते हैं तो वो शपथ लेते हैं पूरी निष्ठा से संविधान के प्रति, हम ऐसा करते हुए ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन देखते हुए आप देखते होंगे मंत्री जी लोग एक से एक ओथ लेते हैं, कुछ महीना बीतता है करोड़ों करोड़ों को लूटते भी हैं। यानी इनकी ईमानदारी संविधान के प्रति ये सब खत्म हो गए। अर्थात मैं कहूंगा कि ये वोट सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक रूप से फॉर्मल औपचारिक है, वास्तव में इनके बिहेव, इनके व्यवहार, इनके व्यक्तित्व में शायद ओथ की वो बातें याद रहती, ईमानदारी होती तो आज हमारा देश बहुत आगे गया होता। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा
ओथ की व्यवस्था किसमें है? जवाब है। एक बात मैं बता दूं, आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं, पीसीएस आईएएस का, तो आईएएस के एग्जाम में भी देखें, एक तरफ 5 शेड्यूल दिया है, कोई भी 5 शेड्यूल, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यवस्थाएं और क्वेश्चन एबीसीडी दिया है इनको मैच करने को। तो आप समझ सकते हैं, मैच करने के लिए एक एक शेड्यूल से रिलेटेड बातें बिल्कुल क्लियर है, तो आप आसानी से मैच करके सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ए बी सी डी कौन सा सेट मैच है सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएससी में कैसे पूछेगा और सीपीयू में कैसे? सिंगल पूछेगा। तो पूछेगा कि भारत के महत्वपूर्ण पदों के लिए ओथ शपथ की व्यवस्था किस में मेंशन है? आपका जवाब क्या होगा? 3rd शेड्यूल। लेकिन आईएएस में भी पूछा है, सीडीएस में भी, पीसीएस में, तो वहां 4-5 शेड्यूल देगा, उनके विशेष सामने और एग्जैक्ट मैच नहीं होंगे। एबीसीडी ऑप्शन में देगा कौन सा सेट मैच है। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से कुछ लोगों के विचार भी देख लो। सर कुछ तो ओथ भी सही से नहीं ले पाते। बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये मैं भी समर्थन करूंगा आपका। ऐसे भी लोग हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और उसका कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस तरह की बातें ना देना, तो काफी अयोग्य लोग भी यहां तक पहुंच जाते हैं। ये आपका कहना सही है। आके देखते हैं अविरल जी का विचार, दोनों में है स्वाति। अच्छा, दोनों में क्या है, छोड़िए इनकी बात। नेक्स्ट देखते हैं कि सर आप हिंदी में पीडीएफ नहीं देते। नहीं स्वाति, दोनों मीडियम में दिए हैं। और देखिए अविरल इस बात को समझ भी रहे हैं, तो ये खुद सारे स्टूडेंट को दोनों मीडियम में है। आप जो मीडियम आप लाइक करें उसमें से आप ले लीजिए। तो दोनों मीडियम में नोट दे चुके हैं स्वाति, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग बातें करेंगे 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची। आइए देखा जाए इसमें क्या है। 4थी अनुसूची में दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द states and the union territories. Allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन या वितरण, यह हिंदी है। इसमें व्यवस्था है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, सीटों का आवंटन या वितरण। समझिएगा ये क्या है। दरअसल सही मायने में देखा जाए तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि भारत का संविधान कॉपी नकल है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा संविधान अपने आप में यूनिक है, अनोखा व्यवस्था दिया गया। दरअसल मैं कंपेयर करके भी दिखा दूं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड है, हेरिडिटरी है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा व्यवस्था नहीं। हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, उनके मेंबर इलेक्टेड नॉमिनेटेड होते हैं, हेरिडिटरी नहीं। तो मैंने ब्रिटेन से भी कंपेयर करके आपको सुना दिया, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, इस व्यवस्था को यूएसए से भी कंपेयर करो। यूएसए के अपर हाउस है और ये है सीनेट। सीनेट में जो व्यवस्था दिया गया है, यूएसए का कोई स्टेट है और यूएसए के उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन सपोज कर लीजिए 50 लाख है, 50 लाख। यूएसए के उस स्टेट से सीनेट में 2 मेंबर होते हैं। कोई दूसरा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, सीनेट में वहां से भी 2 मेंबर। कोई तीसरा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, सीनेट से मेंबर वहां से भी 2 ही। आप जानते होंगे यूएसए के टोटल स्टेट एट प्रेजेंट कुल राज्यों की आज संख्या है 50, लेकिन
सभी 50 से दो दो मेंबर होते हैं, यानी सीनेट में टोटल मेंबर की संख्या है 50, टोटल मेंबर की संख्या 100। क्या आप जरा बताइए, आपके राज्यसभा में भी ऐसा ही व्यवस्था है कि सभी राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों से दो दो मेंबर बराबर बराबर? बिल्कुल नहीं। हमारे यहां जिस क्षेत्र की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, वहां से उतना ही ज्यादा मेंबर, जिस क्षेत्र राज्य की पॉपुलेशन जितना ही कम, उसी हिसाब से कम मेंबर। यह हमारे संविधान की व्यवस्था है। तो आप समझ गए होंगे, यानी हमारे संविधान की व्यवस्था एग्जैक्टली किसी कंट्री से नकल कॉपी नहीं है, न यूएसए से, न ब्रिटेन से। हमारे संविधान की व्यवस्था अपने आप में यूनिक है। ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमारे देश के संविधान को, जो हमारे देश के संविधान को अच्छे से नॉलेज नहीं रखते, जानते नहीं होंगे। मैंने कंपेयर किया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और इसी के बाद अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल, और नेक्स्ट शेड्यूल होगा, ये होगा 5th शेड्यूल। तो ये होगा 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची, और 5th शेड्यूल को आप समझेंगे। 5th शेड्यूल में व्यवस्था है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज। तो इसमें व्यवस्था किया गया है 5वीं अनुसूचित में व्यवस्था है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। दरअसल इसका 5th शेड्यूल का मीनिंग है ऑल ओवर इंडिया की कहीं भी हमारे देश में ट्राइबल एरियाज है, जो अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण की बात इसमें व्यवस्था की गई। लेकिन अब हम लोग आगे देखते हैं 6th शेड्यूल जो दिया गया है, 6ठी अनुसूची, ये 6th शेड्यूल 6ठी अनुसूची। 6th शेड्यूल 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में जो व्यवस्था दिया गया है वो इस प्रकार से, इसमें दिया गया है असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो यहां पर जो व्यवस्था दिया गया है, ये 4 राज्यों की बात की गई है। यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 4 राज्यों की यहां चर्चा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के ट्राइबल के प्रशासन से संबंधित व्यवस्था। अब देखिए कमीशन आप लोगों से कैसे उलझाता है, गलती यहां कराता है, उसको समझिए। यहां जो व्यवस्था दिया गया है, जब कभी भी आपसे पूछा 4 राज्यों में से किसी राज्य का नाम देकर कि मेघालय राज्य के ट्राइबल का प्रोविजन है, ऑप्शन दिया 4th, 5th, 6th, 7th, 4 शेड्यूल। अब आप केयरफुल होंगे तो समझ गए 6th में, और नहीं केयरफुल है तो 5th में भी ट्राइबल की व्यवस्था है। अंतर इतना है कि जनरली हमारे कंट्री के लिए जो ट्राइबल की व्यवस्था है वो 5th में, 5वीं अनुसूची, और पर्टिकुलर स्टेट की जो ट्राइबल की व्यवस्था है तो उनकी व्यवस्था 5th में नहीं है, 6th में। इस तरह का क्वेश्चन सीडीएस में भी, आईएएस में भी आपसे पूछकर गलत कराया है। तो दे दिया त्रिपुरा राज्य के ट्राइबल की व्यवस्था, और नेक्स्ट शेड्यूल में ये नेक्स्ट शेड्यूल के सामने दे दिया किसी और का। मान लीजिए त्रिपुरा राज्य के ट्राइबल का प्रोविजन दिया, और दिया है किसके सामने, ये दे दिया है 4th शेड्यूल के सामने। और नेक्स्ट दे दिया भारत में ट्राइबल का प्रोविजन किसके सामने, ये दे दिया 6th के सामने। उल्टा सीधा दिया है। एग्जैक्टली आप नहीं जानते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं। यानी पर्टिकुलर स्टेट है, इन स्टेट से रिलेटेड ट्राइबल की व्यवस्था है, तो आपका ऑप्शन 6th। जनरली भारत में ट्राइबल की व्यवस्था है, ऑप्शन 5th।
तो मैच करने में भी सीडीएस आईएएस में ये गलतियां होती हैं। जनरली ट्राइबल की व्यवस्था फिफ्थ, पर्टिकुलर स्टेट की ट्राइबल की व्यवस्था आप समझ ही गए होंगे 4 राज्यों के लिए। तो इस तरह से मैच करना है, ये व्यवस्था दिया गया है। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट बातें इस प्रकार से, और नेक्स्ट होगा 7 शेड्यूल। सातवीं अनुसूची, सेवन शेड्यूल 7वीं अनुसूची में अथॉरिटी का डिवीजन किया गया है, सत्ता का बंटवारा किया गया है। और यह बंटवारा इस प्रकार से किया गया है। यह है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। तो मैं बता ही चुका हूं जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं इसी में, और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें मैटर्स 97, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान में, और प्रेजेंट टाइम में 100, यानी इतने विषय ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान, और इतने विषय प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान संविधान। तो इस प्रकार से यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट है, यह है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य स्तर के महत्व के विषय रखे गए राज्य सूची में, और यह व्यवस्था इस प्रकार से, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन 66 मैटर 66 विषय, और प्रेजेंट में 61, ये 61 विषय। कॉन्करेंट की बात किया जाए 6, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो इसमें दिया गया है व्यवस्था, कॉन्करेंट में ओरिजिनली 47 और प्रेजेंटली दिया गया है कितना, ये 52। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कॉन्करेंट में कितने मैटर्स, आपका जवाब 47। वर्तमान संविधान में आपके कॉन्करेंट में कितने, तो आपका जवाब 52। इस तरह से डिवाइड किए गए हैं अथॉरिटी, मैटर्स, और आपसे कमीशन क्वेश्चन करता है। इसी के बाद हम लोग बातें करते हैं, नेक्स्ट होगा, और ये होगा 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची। आइए देखा जाए 8 शेड्यूल। आठवीं अनुसूची, 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची में व्यवस्था देखें तो इसमें व्यवस्था दिया गया है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। और दूसरी चीज, ओरिजिनली इसमें लैंग्वेजेस कितने, 14, और प्रेजेंट में इसमें लैंग्वेजेस कितने, 22। तो मैंने बताया शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो मूल संविधान में संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी, इनकी संख्या हुआ करती थी 14, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो इनकी संख्या 14 नहीं, आज के डेट में इनकी संख्या 22 है। तो आज अगर यह पूछा गया कि प्रेजेंट टाइम में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट में कितना, तो आपका जवाब होगा ये 22। ओरिजिनली कितने, आज भी समझ गए। कुछ और जरूरी बातें कर दें, जैसे लास्ट में जो 4 लैंग्वेजेज एडिट किए गए वो बार बार आज कमीशन क्वेश्चन कर रहा है। कौन कौन से एडिट किए गए, ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
और संथाली भाषाएं। बोडो डोगरी और संथाली भाषाएं एडिट किए गए। बोडो डोगरी संथाली भाषाएं एडिट किए गए किस अमेंडमेंट के द्वारा? 92वां संशोधन अधिनियम। अधिनियम 2003 के द्वारा। तो ये लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली, एंड संथाली लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस added by 92nd Amendment Act 2003। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे इस ढंग से पूछा गया है, कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट में 4 लैंग्वेज जो एडेड हुए हैं इनमें से कौन सा लैंग्वेज है? तो आप क्या बोल रहे हैं भाई? ये 71st और 92, ये क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं भाई? बोलिए विद्यालक्ष्मी, क्या 71st या 92? 1992 विद्यालक्ष्मी क्या मतलब है आपका? हम समझ नहीं रहे हैं, बोलिए जल्दी। है कुछ नहीं विद्यालक्ष्मी, कुछ नहीं। अच्छा 2003 ईयर। चलिए बापी मिस्त्री, ये आपने सुधारा, बाकी आप लोग नहीं लिख रहे हैं। विद्यालक्ष्मी 71st और 92 से मतलब क्या है? नहीं, चलिए समझिए, नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से 4 लैंग्वेज एडिट किए गए थे। तो आपसे पूछा गया कि लास्ट के 4 लैंग्वेज एडिट हुए बाय व्हिच अमेंडमेंट? आपके पास जवाब हो गया। अब इसके पास देखा जाए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन होगा कि लास्ट में 4 लैंग्वेज एडेड हुए किस अमेंडमेंट से? ऐसे भी क्वेश्चन दिया, इनमें से एक लैंग्वेज दिया, अदर 3 लैंग्वेज, और पूछा कि 92nd अमेंडमेंट से इनमें से कौन सा लैंग्वेज एडेड हुआ, या दे दिया 3 इसमें से एक अदर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा लास्ट के 4 लैंग्वेज जो एडेड हुए उनमें से नहीं है। और ऐसे भी क्वेश्चन हुआ है, उसको भी समझिएगा। ये 4 लैंग्वेज किस अमेंडमेंट से लास्ट में जोड़े गए, लेकिन और भी कुछ बातें बता दूं। मैंने शुरू में बताया है 14 लैंग्वेज 14, आज के डेट में कितने? 22। तो आपको यह बात होगा कि आखिर जो 14 हमने बताया आज बढ़ करके इतना हो गया है। तो जोड़ा तो 4 गया, तो 14 + 4 तो 22 होंगे नहीं, इसलिए उनको भी सुना दूं। 21st अमेंडमेंट के द्वारा एक लैंग्वेज जोड़ा गया, सिंधी, 67 की बात है, और यह संख्या कितना हो गया? 15। फिर 3 जोड़े गए 71st के द्वारा, और यह हो गया मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 15 + 3 कितने हो गए? 18। और लास्ट में 4 जो जोड़े गए 92nd से 2003 में, वो मैं लिखा ही चुका हूं चारों, इसलिए 18 + 4 कितने हो गए? 22। लेकिन पीछे के अमेंडमेंट मैंने क्यों नहीं लिखाया? कमीशन आपसे पूछेगा नहीं। आज जितने भी क्वेश्चन हो रहे होंगे वो लेटेस्ट अमेंडमेंट यानी लास्ट का यही अमेंडमेंट है, इसलिए मैंने इसको दिया। बट आपको कोई डाउट ना हो कि पीछे इतने संख्या कैसे हो गए, इसलिए आपको डाउट, टेंशन ना हो, मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। और इसी के साथ अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल। और नेक्स्ट शेड्यूल क्या होगा? ये होगा 9th शेड्यूल, यानी 9वीं अनुसूची। तो 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची पर हम लोग अब बातें करेंगे। आप लोग सबसे पहले ये तो निश्चित रूप से जानते हैं, मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि टोटल
शेड्यूल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे और आज शेड्यूल की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आज हो गई है शेड्यूल की संख्या बढ़कर के 12। तो क्यों आखिर जरूरत पड़ी 8 के बाद 9, 10, 11, 12 लाने की? सरकार को क्यों जरूरत पड़ी? आखिर क्यों लाई? लाने का उद्देश्य क्या था? ये सभी मुद्दे, क्यों 9 शेड्यूल लाई, 9 शेड्यूल लाने की परिस्थिति क्या थी, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। टाइम आज हो गया है, इसलिए आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी शेड्यूल से शुरुआत करेंगे और ये सारी बातें क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं और उम्मीद है इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा अगले क्लास में। इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।